Hello friends, today we are going to discuss reversible and irreversible processes. Okay, so reversible and irreversible processes हमने आइसोथर्मल में भी करनी है एंड एडियाबैटिक में भी करनी है. आज हम आइसोथर्मल करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम एडियाबैटिक करेंगे. ओके, सो सबसे पहले वो करने आइसोथर्मल करने से पहले हम देख लेते हैं कि रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल में क्या क्या डिफरेंसेस हैं. ओके, सो रिवर्सिबल प्रोसेसेस एंड इरिवर्सिबल प्रोसेसेस में क्या क्या डिफरेंस है, इरिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल में क्या डिफरेंस है. यस, अगर आप रिवर्सिबल कर रहे हो, रिवर्सिबल में क्या होता है, जो भी आप चेंज कर रहे हो ना, सपोज आप प्रेशर इंक्रीज़ कर रहे हो या फिर प्रेशर डिक्रीज़ कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो आप, वो क्या होता है, बिल्कुल ही थोड़ा सा चेंज होता है, बिल्कुल ही थोड़ा सा चेंज होता है. सो हम लिख सकते हैं कि जो रिवर्सिबल प्रोसेसेस हैं उनमें जो ड्राइविंग फोर्स है, ड्राइविंग फोर्स का मीनिंग अगर आप प्रेशर इंक्रीज़ कर रहे हो, सो मीन्स जो आप प्रेशर इंक्रीज़ कर रहे हो ना वो बिल्कुल थोड़ा सा कर रहे हो. जो आप प्रेशर इंक्रीज़ कर रहे हो वो तो हो गया ड्राइविंग फोर्स. उसके अपोजिट फोर्स भी होगी जो आपका सिस्टम लगा रहा है, वो क्या होती है, अपोजिंग फोर्स. मीन्स इसमें क्या होगा, रिवर्सिबल प्रोसेस में जो ड्राइविंग फोर्स होगी एंड अपोजिंग फोर्स होगी, उन दोनों में डिफरेंस क्या होगा, बहुत ही थोड़ा होगा, बहुत ही स्मॉल होगा. ओके, सो हम लिख सकते हैं रिवर्सिबल प्रोसेसेस में द डिफरेंस बिटवीन ड्राइविंग फोर्स एंड जो आपके पास अपोजिंग फोर्स होती है. ओके, ड्राइविंग फोर्स एंड अपोजिंग फोर्स इज स्मॉल, बट यहाँ पे क्या होता है, लार्ज. मैं सिंपली लिख देती हूँ, यहाँ पे क्या होता है, लार्ज. देखो इरिवर्सिबल है, यहाँ पे जो चेंज होता है ना, जो भी अगर आप प्रेशर इंक्रीज कर रहे हो या फिर प्रेशर कम कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, वहाँ पे क्या होता है, लार्ज चेंज होता है, ज़्यादा चेंज होता है. अगर ज़्यादा चेंज होगा मीन्स आपने एकदम से प्रेशर इंक्रीज कर दिया, वो भी ज़्यादा कर दिया. अब आपने जो ड्राइविंग फोर्स लगा दी वो ज़्यादा लगा दी, किससे ज़्यादा लगा दी, अपोजिंग फोर्स से. सो जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा, काफ़ी ज़्यादा होगा इन केस ऑफ इरिवर्सिबल प्रोसेस. ओके, सो ये जो रिवर्सिबल प्रोसेस है, हम इसको किसी भी स्टेज पे रिवर्स कर सकते हैं. मीन्स हम बैक गियर डाल सकते हैं, किसमें, रिवर्सिबल में हम बैक लेके जा सकते हैं रिवर्सिबल को, क्योंकि इसमें बिल्कुल ही थोड़ा सा चेंज है. अगर आप थोड़ा सा प्रेशर इंक्रीज़ भी कर रहे हो, बिल्कुल ही थोड़ा सा इंक्रीज़ कर रहे हैं हम, तो वो आप बैक भी जा सकते हो. मीन्स थोड़ा सा ही चेंज है, सो हम बैक ईजिली जा सकते हैं. बट इसमें क्या है, आप बैक ईजिली नहीं जा सकते, क्योंकि इसमें आपने एकदम से ज़्यादा इंक्रीज़ कर दिया प्रेशर. अब आप उसको ईजिली कम नहीं कर सकते. सो जो इरिवर्सिबल प्रोसेस है उसको हम रिवर्स नहीं कर सकते एट एनी स्टेज, बट हम रिवर्सिबल को एट एनी स्टेज रिवर्स कर सकते हैं. सो आप यहाँ पे लिख सकते हो, दिस प्रोसेस कैन बी रिवर्स्ड एट एनी स्टेज बाय मेकिंग माइन्यूट चेंज. हम थोड़ा सा चेंज लेके उसको रिवर्स कर सकते हैं, बट कैन नॉट बी रिवर्स्ड. यहाँ पे इसको हम रिवर्स नहीं कर सकते, कैन नॉट बी रिवर्स्ड. ओके, सो देखो नेक्स्ट पॉइंट, जो आपके पास रिवर्सिबल प्रोसेस है ना, इसको हमने देख लिया, इसको हम रिवर्स कर सकते हैं. ओके, जो इसमें चेंज होता है वो बिल्कुल ही थोड़ा सा चेंज होता है, बिल्कुल थोड़ा सा चेंज होता है. सो इसमें क्या है, इंटीग्रेशन क्या है, पॉसिबल होती है. इंटीग्रेशन कहाँ पे पॉसिबल होती है, जहाँ पे थोड़ा सा चेंज हो. सो रिवर्सिबल में थोड़ा सा चेंज है, मीन्स यहाँ पे इंटीग्रेशन पॉसिबल है, इंटीग्रेशन पॉसिबल है. ओके, बट अगर आप यहाँ पे बात करो, यहाँ पे तो ज़्यादा चेंज है, ज़्यादा चेंज पे तो इंटीग्रेशन नहीं कर सकते हम. सो यहाँ पे इंटीग्रेशन नॉट पॉसिबल. इंटीग्रेशन हम करेंगे जब हम वर्क डन निकालेंगे. ओके, तब आपको पता चल जाएगा कि हम रिवर्सिबल में तो इंटीग्रेट करते हैं, बट इरिवर्सिबल में हम इंटीग्रेट नहीं करते. नेक्स्ट पॉइंट, यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, बिल्कुल ही थोड़ा सा चेंज कर रहे हो, थोड़ा सा ही चेंज कर रहे हो. सो मीन्स जो प्रेशर है उसका कोई ज़्यादा रोल ही नहीं है. आप थोड़ा सा ही प्रेशर इंक्रीज़ कर रहे हो, थोड़ा सा या फिर कम कर रहे हो, मीन्स उसका कोई प्रेशर का कोई ज़्यादा बड़ा रोल नहीं है. बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे प्रेशर का रोल है, क्योंकि आप एकदम से ज़्यादा इंक्रीज़ कर रहे हो या फिर एकदम से ज़्यादा कम कर रहे हो. ओके, सो यहाँ पे प्रेशर का रोल है, बट यहाँ पे प्रेशर का सिग्निफिकेंट रोल नहीं है. सो हम लिख सकते हैं प्रेशर डज नॉट प्ले a significant role. यहाँ पे हम लिख सकते हैं प्रेशर प्लेस. यहाँ पे प्रेशर का रोल है, बट रिवर्सिबल में नहीं है.
ओके ये जो रिवर्सिबल प्रोसेस होती है ना, रिवर्सिबल प्रोसेस हम बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करके कर रहे हैं, पहले थोड़ा सा कर दिया, फिर थोड़ा सा कर दिया, फिर और थोड़ा सा कर दिया, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करके कर रहे हैं। सो मीन्स आपने जो भी प्रोसेस करनी है ना उसको इनफाइनाइट स्टेप्स लग जाएंगे, वो प्रोसेस कंप्लीट होने के लिए आपको इनफाइनाइट स्टेप्स करने पड़ेंगे। बिल्कुल थोड़ा सा तो इंक्रीज कर रहे हो आप। सो ये जो प्रोसेस होती है वो इनफाइनाइट स्टेप्स में कंप्लीट होती है, बट जो इरिवर्सिबल है वो फाइनाइट स्टेप्स में कंप्लीट हो जाती है। थोड़े बहुत स्टेप्स आपको करने पड़ेंगे और वो इरिवर्सिबल प्रोसेस आप कंप्लीट कर दोगे। ओके सो हम इसमें लिख सकते हैं इट कंप्लीट्स इन इनफाइनाइट स्टेप्स। इसमें हम लिख सकते हैं इट कंप्लीट्स इन फाइनाइट स्टेप्स। ओके सो ये 5 डिफरेंस है रिवर्सिबल में एंड इरिवर्सिबल में, ये आपने अच्छी तरह से याद रखना है। ये जो इंटीग्रेशन वाला है ना ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको नेक्स्ट मतलब जब हम वर्क डन निकालेंगे तब आपको पता चल जाएगा। और प्रेशर का आपने ध्यान रखना है, किसमें प्रेशर का सिग्निफिकेंट रोल है किसमें नहीं है, बिकॉज ये जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है ना ये भी आ जाते हैं पेपर में। ओके सो अब हम कर रहे हैं आइसोथर्मल। ओके आइसोथर्मल रिवर्सिबल आइसोथर्मल में हमने क्या कुछ निकालना है। पहले हम कर रहे हैं रिवर्सिबल आइसोथर्मल। यस रिवर्सिबल आइसोथर्मल, रिवर्सिबल आइसोथर्मल हमने क्या कुछ निकालना है, हमने W निकालना है, डेल्टा U निकालना है, या फिर आप DU लिख लो, DQ निकालना है, DH निकालना है। ये चारों चीज़ें निकालनी है। बेशक आप आइसोथर्मल कर रहे हो, बेशक आप एडियाबैटिक कर रहे हो, बेशक रिवर्सिबल कर रहे हो या फिर इरिवर्सिबल कर रहे हो, ये चारों चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ये चारों चीज़ें निकालनी है हमने। ओके सो अब देखो रिवर्सिबल आइसोथर्मल कर रहे हैं हम। ओके सो आइसोथर्मल का मीनिंग क्या है, सपोज हमारे पास एक आइडियल गैस है, हम आइडियल गैस ले रहे हैं। सपोज आइडियल गैस है वो स्टेट A से स्टेट B में जा रही है। ओके स्टेट A से स्टेट B में जा रही है, जो आपकी आइडियल गैस है, 1 मोल लिया है हमने। सो इस यहाँ पे जो स्टेट A है वहाँ पे प्रेशर P1 है, यहाँ पे V1 है, यहाँ पे T है, यहाँ पे प्रेशर P2 है, वॉल्यूम V2 है एंड टेम्परेचर T है। बिकॉज आइसोथर्मल है, आइसोथर्मल का मीनिंग क्या है, जो आपके पास dt है वो क्या होगा 0 के इक्वल। टेम्परेचर चेंज नहीं होता आइसोथर्मल में। सो आपका टेम्परेचर यहाँ पे भी यही है, यहाँ पे भी यही है। सो अगर हम देखें आइडियल गैस इक्वेशन PV इज इक्वल टू RT होती है फॉर 1 मोल। ओके सो हम क्या लिख सकते हैं, P1 V1 इज इक्वल टू RT, P2 V2 इज इक्वल टू RT। ओके सो मीन्स P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। इसका मीनिंग क्या है कि PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, कि PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है आपके पास। P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 इज इक्वल टू P3 V3 इज इक्वल टू P4 V4 एंड सो ऑन। ओके सो मीन्स PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। इसका मीनिंग क्या है कि P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V। ओके P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V। अगर आप PV डायग्राम बनाओ, PV अगर आप डायग्राम बना रहे हो, सो इसका मीनिंग क्या है कि अगर आप वॉल्यूम इंक्रीज करेंगे प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज होगा। इसको हम PV डायग्राम भी बोलते हैं और इंडिकेटर डायग्राम भी बोलते हैं। ओके इंडिकेटर डायग्राम, आप PV डायग्राम भी बोल सकते हो, इंडिकेटर डायग्राम भी बोल सकते हो। और ये तो आपको पता ही है, इसको हम क्या बोलते हैं, ये सभी को पता ही होगा, ये तो बॉयल्स लॉ, बॉयल्स लॉ। ओके PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट क्या है, बॉयल्स लॉ। बॉयल ने दिया था ये, PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। सो अब देखो PV कॉन्स्टेंट आ गया, P1 V1 इज इक्वल टू V2 V2 आ गया। अब देखो अगर हम निकाल रहे हैं W निकालने के लिए जो आपके पास dW होता है वो किसके इक्वल होता है, माइनस PdV माइनस P एक्सटर्नल dV। बट यहाँ पे तो कोई बहुत ही थोड़ा सा चेंज है, बहुत ही थोड़ा सा चेंज ला रहे हैं। सो जो P एक्सटर्नल होता है ना वो P इंटरनल के इक्वल ही होता है, P एक्सटर्नल P इंटरनल के इक्वल ही होता है। सो जो P इंटरनल है वो क्या है आपके पास P1। सो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, माइनस P1 dV। ओके यहाँ पे क्या है dW। अगर आप इसको इंटीग्रेट करो, अगर आप इसको इंटीग्रेट, यस P1 की वैल्यू पुट कर दो पहले। P1 की वैल्यू क्या है, माइनस RT अपॉन V1। ओके dV dW। अब देखो आपके पास क्या है, यहाँ पे आप माइनस P1 dV भी यूज़ कर सकते हो, माइनस P2 dV भी यूज़ कर सकते हो। ओके सो अगर आप माइनस P1 dV यूज़ कर रहे हो, सपोज आप माइनस P2 dV यूज़ कर रहे हो। ओके सो यहाँ पे क्या आ गया V2, dV क्या है आपके पास। अब देखो dW किसके इक्वल है, dW। यहाँ पे आप सिंपली क्या कर सकते हो, माइनस PdV। अगर आपने माइनस PdV लिया है तो आपने माइनस PdV ले लिया, यहाँ पे क्या आ गया RT अपॉन V आ गया। सो यहाँ पे क्या आ गया आपके पास dV अपॉन V। अगर आप इंटीग्रेट कर रहे हो तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, W आ जाएगा माइनस RT। यहाँ पे अगर आप इंटीग्रेट कर रहे हो, सो इंटीग्रेट करने से क्या होगा, ये जो dV अपॉन V है इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, लॉन V। ओके माइनस RT लॉन V। लिमिट्स क्या होंगी V1 से V2। ओके सो मीन्स आपके पास आंसर क्या आ गया, माइनस RT लॉन ऑफ V2 अपॉन V1। W किसके इक्वल होता है इन केस ऑफ रिवर्सिबल आइसोथर्मल, W इज इक्वल टू माइनस RT लॉन ऑफ V2 अपॉन V1। ओके सो अब देखो अगर आपने लॉन को लॉग में चेंज कर लिया तो आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस RT लो माइनस 2.303 RT लॉग ऑफ V2 अपॉन V1। ओके W किसके इक्वल आ गया, माइनस 2.303 RT लॉग ऑफ V2 अपॉन V1। अब देखो ये जो आपके पास है
P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 है। इसका मीनिंग क्या है? P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 का मीनिंग क्या है कि जो V2 अपॉन V1 है वो किसके इक्वल है? P1 अपॉन P2। सो आप यहाँ पे P1 अपॉन P2 भी पुट कर सकते हो, -2.303 RT log ऑफ P1 अपॉन P2। ओके, सो मीन्स आपको ना क्वेश्चन में जो भी कुछ दिया हुआ है, अगर आपको प्रेशर की टर्म्स में दिया हुआ है तो आप प्रेशर वाला यूज़ कर लोगे, अगर आपको वॉल्यूम की टर्म्स में दिया हुआ है तो आप वॉल्यूम वाला यूज़ कर लोगे। अगर आपको ये टेम्परेचर नहीं पता, आपको टेम्परेचर नहीं दिया गया आइसोथर्मल में, सो आप RT की जगह क्या लिख सकते हो? RT की जगह आप P1 V1 भी लिख सकते हो, P2 V2 भी लिख सकते हो, कुछ मर्जी लिख लो यहाँ पे, जो भी आपको गिवन है। ओके, सो अगर आपको P1 V1 गिवन है तो वो लिख लो, अगर P2 V2 गिवन है तो वो लिख लो, आप कुछ भी लिख सकते हो। ओके, सो ये आपने फॉर्मूला याद रखने हैं। W किसके इक्वल होता है? -RT ln V2 अपॉन V1। मेन तो आपने यही याद रखना है, इससे ही सारा कुछ आ जाएगा। ओके, सो अब हम देख रहे हैं DU DQ एंड DH, DU DQ एंड DH इन केस ऑफ रिवर्सिबल आइसोथर्मल। सो आपको पता ही है जो DU होता है वो किसके इक्वल होता है? DU किसके इक्वल होता है? NCV dt एंड DH किसके इक्वल होता है? NCP dt। अब जो आइसोथर्मल है, आइसोथर्मल में dt तो इक्वल टू 0 ही है, dt इज इक्वल टू 0 ही है। सो आपके पास DU एंड DH ये दोनों क्या होगी? 0 0। आपके पास बेशक वो रिवर्सिबल आइसोथर्मल है या फिर इररिवर्सिबल आइसोथर्मल है, जो DU एंड DH है वो तो हमेशा 0 के इक्वल ही रहेंगे। ओके, अब अगर हम अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स देखें तो आपके पास जो DQ होता है वो किसके इक्वल होता है? DU माइनस W। ओके, DQ किसके इक्वल होता है? DU माइनस W के। DU तो 0 है, सो DQ किसके इक्वल आ गया? -W। सो मीन्स DQ किसके इक्वल आ गया? RT, माइनस का साइन हटा दिया बस आपने, ln ऑफ V2 अपॉन V1, ये DQ हो गया आपका। ओके, सो आपके पास आपने याद रखना है W, DQ, DH एंड DU, चारों के चारों टर्म्स आपने याद रखनी है किसमें? रिवर्सिबल आइसोथर्मल में। अब हम कर रहे हैं इररिवर्सिबल आइसोथर्मल। यस, इररिवर्सिबल आइसोथर्मल में क्या होता है? इररिवर्सिबल में अब आप वैसे तो सेम ही है, आइसोथर्मल का मीनिंग क्या है? dt इज इक्वल टू 0, बट यहाँ पे आप इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, बस इतना का फर्क है। ओके, सो अब देखो जो dw है वो किसके इक्वल है? -P एक्सटर्नल dv। अब यहाँ पे ना आप जो P एक्सटर्नल है उसको आप P इंटरनल नहीं लिख सकते, जो P एक्सटर्नल है उसको आप P इंटरनल नहीं लिख सकते, क्योंकि इसमें जो चेंज है ना वो ज़्यादा होता है। P एक्सटर्नल P इंटरनल के इक्वल नहीं होता, P एक्सटर्नल इज नॉट इक्वल टू P इंटरनल इन केस ऑफ इररिवर्सिबल आइसोथर्मल। ओके, सो जो P एक्सटर्नल होता है ना इन केस ऑफ इररिवर्सिबल, जो आपके पास P एक्सटर्नल होता है वो क्या होता है? फाइनल प्रेशर। P एक्सटर्नल किसके इक्वल होते हैं? फाइनल प्रेशर के इक्वल होते हैं। ओके, सो हमारा फाइनल प्रेशर क्या है? हमने क्या किया? P1 V1 T से हम P2 V2 T पे गए हैं। फाइनल प्रेशर क्या है आपका? P2। सो आप यहाँ पे क्या लिखोगे? -P2 dV, dW इज इक्वल टू -P2 dV। अब आप यहाँ पे इंटीग्रेशन तो कर नहीं सकते क्योंकि आपके पास जो चेंज है वो ज़्यादा हो रहा है, इंटीग्रेशन कर नहीं सकते। सो आप क्या करोगे? -P2 dV किसके इक्वल है? V2 माइनस V1। ओके, -P2 V2 माइनस V1। अब देखो V2 माइनस V1, अब देखो आप P2 की जगह पे यहाँ पे क्या लिख सकते हो? -RT अपॉन V2 माइनस V1 -RT 1 माइनस V1 अपॉन V2। मीन्स आपको ना जैसे भी दिया हुआ है आप इसको ऐसे अरेंज कर सकते हो। अगर आपको प्रेशर दिया हुआ है तो आप -P2 V2 माइनस V1 लगा सकते हो। अगर आपको प्रेशर नहीं दिया हुआ है, अकेला वॉल्यूम ही दिया हुआ है, तो आप ये लगा सकते हो। ओके, मीन्स जो भी कुछ दिया हुआ है ना वो आप लगा सकते हो। बस आपने याद क्या रखना है, जो dW होता है वो किसके इक्वल होता है? -P2 V2 माइनस V1 के। ओके, जो आपके पास DU होगा एंड DH होगा वो तो क्या होंगे? दोनों के दोनों 0 के इक्वल ही होंगे, और जो आपके पास DQ होगा वो -W के इक्वल ही होगा। ओके, सो आपके पास dW किसके इक्वल आएगा? -P2 V2 माइनस V1। एक आपने बात ध्यान में रखनी है कि जब आपको क्वेश्चन में गिवन हो कि आपने क्या किया, कोई भी आइसोथर्मल एक्सपेंशन किया या फिर आपने आइसोथर्मल कंप्रेशन किया और आपको गिवन हो अगेंस्ट अ कांस्टेंट प्रेशर। ओके, अगेंस्ट अ कांस्टेंट प्रेशर, अगेंस्ट अ कांस्टेंट प्रेशर दिया हो ना, उसका मतलब क्या होता है? इररिवर्सिबल। अगर आपको दिया हुआ हो अगेंस्ट अ कांस्टेंट प्रेशर, उसका मतलब क्या है? वो प्रोसेस इररिवर्सिबल है। ओके, सो आपको आइसोथर्मल तो पता लग जाएगा, उन्होंने दिया होगा, बट रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल कई बार क्वेश्चन में डायरेक्ट गिवन नहीं होता। अगर आपको आ जाए अगेंस्ट अ कांस्टेंट प्रेशर, उसका मतलब क्या होता है? इररिवर्सिबल प्रोसेस है वो। ओके, सो ये था हमारा रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस। अब हम कर रहे हैं इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। यस फ्रेंड्स, देखो अब हम क्वेश्चन कर रहे हैं। पहले हम लास्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं 6th क्वेश्चन से। द एक्सपेंशन वर्क डन when 50 ग्राम वाटर इज इलेक्ट्रोलाइज्ड अंडर कांस्टेंट प्रेशर एट 25 डिग्री सेल्सियस। वाटर क्या हो रहा है? इलेक्ट्रोलाइज हो रहा है। ओके, वाटर इलेक्ट्रोलाइज होकर क्या बनाएगा? यस, वाटर इलेक्ट्रोलाइज होकर क्या बनाएगा? वाटर इलेक्ट्रोलाइज होकर क्या बनाएगा? H2 प्लस हाफ O2। ओके, H2 प्लस हाफ O2। अब हमने क्या निकालना है? वर्क डन निकालना है। ओके, सो dW किसके इक्वल होता है? dW इज इक्वल टू -P/dV। ओके, dW P/dV की इक्वल होता है। अब आपको देखो, आपको कुछ भी नहीं दिया हुआ, आपको सिर्फ और सिर्फ ये टेम्परेचर दिया हुआ है, आपको सिर्फ 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दिया हुआ है। सो अब देखो P/dV,
अब देखो जो आपके पास होता है पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, एन आर टी होता है। अब आप यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करो तो इधर क्या आ जाएगा, पी डी वी प्लस वी डी पी, ओके, इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आ जाएगा, जो n है ना वो भी आपने अब कॉन्स्टेंट नहीं लेना। अब n को हम क्या ले लेते, पहले कॉन्स्टेंट ले लेते, बट यहाँ पे n कॉन्स्टेंट नहीं है क्योंकि रिएक्टेंट में नंबर ऑफ मोल्स अलग है गैस के, यहाँ पे अलग है गैस के नंबर ऑफ मोल्स। सो आप यहाँ पे क्या करोगे, r बाहर लिख लोगे, अंदर क्या आ जाएगा डी एन इंटू टी प्लस एन इंटू डी टी, ओके, ये आ गया आपके पास। अब देखो आपने क्या किया हुआ है, एट कॉन्स्टेंट प्रेशर ले रहे हैं, एट कॉन्स्टेंट प्रेशर ले रहे हैं मीन्स ये क्या हो गया आपके पास जीरो, VDP तो जीरो हो गया। सो मीन्स आपके पास जो PDV है ये किसके इक्वल आ गया, R DNT प्लस NDT, NDT जो DT है ना आपके पास, जो टेम्परेचर है वो भी कांस्टेंट है, 25 डिग्री सेल्सियस ही लेना है। सो मीन्स DT भी जीरो हो गया। सो मीन्स आपके पास जो माइनस PDV है ये किसके इक्वल हो गया, DW इज इक्वल टू माइनस RT DN, ओके, माइनस RT DN। ये जो DN लेते हैं ना ये क्या होता है, DNG के चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, ओके, चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस। अब देखो गैस यहाँ पे ये भी गैस है, ये भी गैस है, बट ये लिक्विड है, वाटर क्या है, लिक्विड, ओके। सो अगर आप देखो अगर एक मोल, अगर वाटर का एक मोल क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइज होता है, तो कितने मोल्स बनते हैं गैस के, हमारे पास 3/2, एक तो ये हाफ, ये 3/2 मोल्स बनते हैं, बट यहाँ पे आपके पास 50 ग्राम वाटर है, ओके, 50 ग्राम वाटर है। सो आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालने पड़ेंगे। अगर एक मोल वाटर का हो तो 3/2, ओके, अगर आपके पास 50 डिवाइडेड बाई 18 मोल्स हो तो 3/2 इंटू 50 डिवाइडेड बाई 18 मीन्स आपने इतने मोल्स के लिए निकालना है। जो आपके पास नंबर ऑफ मोल्स चेंज आ रहा है, DNG की वैल्यू कितनी है, ये है, ओके। सो अब देखो आपने यहाँ पे बस R की वैल्यू पुट करनी है, T क्या पुट करना है, 25 डिग्री सेल्सियस है मीन्स 298 केल्विन, एंड DNG क्या पुट करना है, 3/2 इंटू 50/18। सो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, -10 किलो जूल, ओके, -10 किलो जूल आपके पास आंसर आ जाएगा। अब देखो ये 5th क्वेश्चन, इसमें आपने क्या करना है, इसमें आपको ये डायग्राम दी हुई है, नेट में आया हुआ क्वेश्चन है ये, इसमें आपको ये डायग्राम दी हुई है, ओके। आपने वर्क डन निकालना है A से B का, ओके, A से आप B जा रहे हो, इसका वर्क डन निकालना है, ओके। आप ये L डायग्राम देख रहे हो, ओके। सो पहले आप A से C जा रहे हो, फिर C से B जा रहे हो। जब आप A से C जा रहे हो ना तब तो कोई वर्क ही नहीं हो रहा, तब तो कोई वर्क नहीं हो रहा, बिकॉज वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं है, ये तो वॉल्यूम, यहाँ पे तो वॉल्यूम फिक्स है, ओके। सो DV की वैल्यू तो जीरो है, अगर DV की वैल्यू जीरो है मीन्स PDV की वैल्यू जीरो है, अगर PDV जीरो है मीन्स W जीरो है। सो आपका जो वर्क हो रहा है सिर्फ और सिर्फ CB में हो रहा है। CB में कितना वर्क हो रहा है, 1 से लेके 5 तक वॉल्यूम चेंज हो रहा है, 1 से लेके 5 तक वॉल्यूम चेंज हो रहा है, माइनस PDV, ओके। सो माइनस PDV आ गया। P क्या है आपके पास, प्रेशर, ये वाला प्रेशर क्या है आपके पास 1, सो DV क्या है आपके पास 4, सो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा इसका 4। 4th क्वेश्चन देखो, इसमें क्या है, 1 मोल ऑफ परफेक्ट गैस एक्सपेंड्स फ्रॉम 5 डेसीमीटर क्यूब टू 25 डेसीमीटर क्यूब आइसोथर्मली, ओके, एट 25 डिग्री सेल्सियस, इट यील्ड्स 3.9 किलो जूल ऑफ वर्क। आपने बताना है ये प्रोसेस रिवर्सिबल है कि इरिवर्सिबल है, ओके। सो अब देखो आपको दिया हुआ है 1 मोल ऑफ परफेक्ट गैस का मतलब आपके पास आइडियल गैस है, एक्सपेंड्स फ्रॉम 5 डेसीमीटर क्यूब टू 25 डेसीमीटर क्यूब मीन्स आप क्या निकालोगे, पहले वर्क डन निकालोगे, पहले आप रिवर्सिबल के लिए निकालो। रिवर्सिबल के लिए वर्क डन क्या होता है, -2.303 RT log ऑफ V2 अपॉन V1, ओके। V2 की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास 25 डेसीमीटर क्यूब, V1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 5 डेसीमीटर क्यूब, T की वैल्यू आपके पास क्या हो जाएगी 25 डिग्री सेल्सियस मीन 298 केल्विन, R की वैल्यू हमें पता है। जब आप इससे यहाँ से W की वैल्यू निकालोगे, ओके, जब आप W की वैल्यू निकालोगे वो आपके पास अप्रॉक्सीमेटली मीन्स अप्रॉक्सीमेटली क्या एग्जैक्टली ही किसके इक्वल आ जाएगी 3.99 किलो जूल के, ओके। सो अगर आप रिवर्सिबल से निकाल रहे हो फिर आपका वर्क जो है मैच कर रहा है। अगर आप इरिवर्सिबल से निकालोगे, इरिवर्सिबल के लिए आप क्या लगाओगे, -P एक्सटर्नल DV मीन्स V2 माइनस V1, ओके। अगर आप इससे करके देखोगे मीन्स P2, ये क्या होता है P2 को आप लिख लोगे RT2 अपॉन V2। सो अगर आप यहाँ से निकाल के देखोगे ना वो आपका वर्क मैच नहीं होगा, वो जो वर्क डन आएगा वो मैच नहीं होगा। सो मीन्स आपके पास क्या है, जो प्रोसेस है वो कौन सी होगी, रिवर्सिबल। आप पहले वर्क निकालोगे फिर देखोगे किससे मैच हो रहा है, वो इससे रिवर्सिबल वाला मैच हो रहा है या इरिवर्सिबल वाला मैच हो रहा है, रिवर्सिबल वाला मैच हो रहा है। सो आपका आंसर क्या आ जाएगा, रिवर्सिबल। आप इसे निकाल के देखना आपके पास एग्जैक्ट 3.99 किलो जूल आ जाएगा, ओके। मीन्स ये जो आपके पास ना ऐसे क्वेश्चन काफ़ी आए हुए हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करना काफ़ी क्वेश्चन आए हुए हैं, वो मैं यहाँ पे नहीं करवा रही क्योंकि आप छोटे बच्चे तो है नहीं, ओके। हम MSc पास आउट हैं, सो आप फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करके आराम से निकाल सकते हो, वो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन नहीं लिखे हुए हैं, वो काफ़ी क्वेश्चन आए हुए हैं। सो अब हम कर रहे हैं 3rd क्वेश्चन। 3rd क्वेश्चन में देखो क्या है आपके पास, बोलते 2 मोल ऑफ जिंक इज डिजोल्व, 2 मोल ऑफ जिंक इज डिजोल्व इन HCl। हमने जिंक के 2 मोल HCl में डिजोल्व किए। द वर्क डन इन ओपल वेसल, हमने वर्क डन निकालना है कितना हो गया। अब अगर आप जिंक को HCl में डिजोल्व कर रहे हो तो क्या होगा, अगर आप जिंक को HCl में डिजोल्व करोगे तो क्या होगा, एक तो जिंक क्लोराइड बनेगा और एक हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी, ओके। सो अब देखो आपने 2 मोल लिए हैं, जिंक के 2 मोल्स लिए हैं, सो मीन्स 2 ZnCl2 प्रोड्यूस होंगे,
अगर जिंक के 2 मोल्स लोगे तो यहाँ पे दो ZnCl2 बनेगा। सो अगर आप बैलेंस करोगे यहाँ पे क्या है 4 क्लोराइड आइंस है, सो यहाँ पे भी 4 लगेगा, यहाँ पे 2H2 आ जाएगा। सो मीन्स यहाँ पे जिंक क्या है सॉलिड है, HCl क्या है लिक्विड है, ZnCl2 क्या है सॉलिड है, सॉल्ट है ये भी सॉलिड है, अकेली H2 गैस है, अकेली क्या है आपके पास H2 गैस है। सो अगर आप देखो जो आपके पास DW होता है हमने पहले देख लिया माइनस DNgRT के इक्वल होते हैं। ओके सो यहाँ पे DNg किसके इक्वल है 2 के इक्वल है, DNg 2 के इक्वल है ना, क्योंकि गैस के मोल्स प्रोडक्ट में ही है 2, इधर तो हमारे पास कोई गैस का मॉलिक्यूल गैस का मोल ही नहीं है। तो यहाँ पे R की वैल्यू पुट करोगे 8.314 एंड आप टेम्परेचर पुट करोगे कितना दिया हुआ है 25 मीन्स 298 केल्विन, आपके पास आंसर आ जाएगा। ओके ये मैंने किस लिए करवाया है, ये मैंने किस लिए करवाया क्वेश्चन, इसका साथ का मैंने पहले भी करवा दिया था, बट यहाँ पे क्या है आपको रिएक्शन देख के मीन्स अगर आपने जिंक को HCl में डिसॉल्व किया है तो आपके पास जिंक क्लोराइड बनेगा। ओके एंड हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन करवाया है ताकि आपको रिएक्शन में देख के पता चल सके कि आपके पास जो नंबर ऑफ गैसेस मॉलिक्यूल्स चेंज आया है वो कितना आया है, मैंने सिर्फ इसलिए करवाया है। ओके नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है, वर्क डन इन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ गैस बाय 2 डिग्री सेल्सियस एट कॉन्स्टेंट प्रेशर इज। आपने क्या करना है 2 डिग्री सेल्सियस, एक ही गैस का 1 मोल है उसका टेम्परेचर राइज करना है 2 डिग्री सेल्सियस, उसका आपने क्या बताना है वर्क डन बताना है। अब देखो W किसके इक्वल होता है -PdV। ओके यहाँ पे क्या है आपने 1 मोल ही लिया हुआ है गैस का, सो यहाँ पे जो आपकी टर्म थी ना DN वाली वो तो 0 बन जाएगी, बट DT वाली टर्म आ जाएगी, DT वाली टर्म आ जाएगी PdV में। ओके क्योंकि यहाँ पे क्या है टेम्परेचर चेंज हो रहा है, सो जो -PdV है ये किसके इक्वल हो जाएगा -R dt के। ओके dt क्या है आपके पास 2, सो आंसर क्या आ जाएगा -2R। पेपर में क्या था -2R नहीं गिवन था, अकेला 2R गिवन था, ये IISc में क्वेश्चन आया हुआ है 2R गिवन था, तो जो आंसर है वो 2R ही आएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है वर्क डन इन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर बाय एट कॉन्स्टेंट प्रेशर है। ओके सो आपका आंसर क्या आ गया W इज इक्वल टू -2R। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है द टेम्परेचर ऑफ 2 मोल्स ऑफ एन आइडियल गैस इज रेज्ड फ्रॉम 300 to 400 केल्विन, द वैल्यू ऑफ डेल्टा H माइनस डेल्टा E। डेल्टा H माइनस डेल्टा E की वैल्यू निकालनी, ये भी बिल्कुल ईजी है। डेल्टा H माइनस डेल्टा E किसके इक्वल होगा, डेल्टा H किसके इक्वल होती है NCP/dt के, ये किसके इक्वल होता है NCV/dt के। ओके सो मीन्स आपके पास क्या बन गया NCP माइनस CV dt, CP माइनस CV किसके इक्वल होता है R के इक्वल। ओके R की वैल्यू आपको पता ही है, dt क्या है आपके पास 100, सो R की वैल्यू पुट कर दो, N क्या है आपके पास 2 मोल्स हैं, यहाँ पे 2 पुट कर देना, वो आपके पास आंसर आ जाएगा। देखो कितना आसान क्वेश्चन नेट में आया हुआ है। ओके सो ये जो आपके पास आइसोथर्मल के या एडियाबैटिक के क्वेश्चंस है ना, ये आते तो वैसे काफ़ी मतलब कि ना काफ़ी कंफ्यूजिंग से हैं, बट वो किसके साथ आते हैं एडियाबैटिक के साथ। ओके जब हम कल एडियाबैटिक भी कर लेंगे तो आपको पता लगेगा कि क्वेश्चंस किस लेवल के आते हैं। ये जो अकेला आइसोथर्मल है इसके क्वेश्चंस इसी लेवल के आते हैं, बट एडियाबैटिक के साथ मिक्सअप होकर क्वेश्चंस थोड़े से कंफ्यूजिंग हो जाते हैं। ओके सो अब हम कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यस फ्रेंड्स देखो ये क्वेश्चन देखो, आपको ना इन दोनों में करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है कौन कौन सी हैं। फॉर लिक्विड एंड सॉलिड कर्ली अपॉन कर्ल वी एट कांस्टेंट E 0। यस भूल गए क्या याद है, कर्ली अपॉन कर्ल वी एट कांस्टेंट E क्या होता है इंटरनल प्रेशर। मीन्स ये क्या बताता है, मैंने आपको उस दिन बताया था, ये क्या बताता है कि इंटरमोलिकुलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बताता है। कर्ली अपॉन कर्ल वी एट कांस्टेंट E क्या बताता है इंटरमोलिकुलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन। सो क्या लिक्विड्स एंड सॉलिड्स में इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन 0 होती हैं, नहीं होती, ये तो सबसे ज़्यादा ही होती है ना, सॉलिड्स एंड लिक्विड्स में तो ज़्यादा होती हैं। सो जो कर्ली अपॉन कर्ल वी एट कांस्टेंट T की वैल्यू वो 0 नहीं होती। ओके आपने अपने आप से मीन्स हमने तो गैसेस के लिए स्टडी किया है, सॉलिड्स एंड लिक्विड के लिए 0 होता होगा, ये होता होगा वाला कंसेप्ट यूज़ नहीं करना। ओके सो ये क्या है फॉल्स है, बिकॉज सॉलिड्स लिक्विड्स में क्या होता है इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती हैं। नेक्स्ट देखो PV माइनस B इज इक्वल टू RT, तब इंटरनल प्रेशर 0 होता है। इंटरनल प्रेशर क्या होता है कर्ली अपॉन कर्ल वी एट कांस्टेंट T, ये किसके इक्वल होता है रियल गैस के लिए किसके इक्वल होता है n² A अपॉन V²। सो A की वैल्यू तो यहाँ पे 0 है, मीन्स आपका इंटरनल प्रेशर 0 हो गया, ये करेक्ट है। इफ dz इज इक्वल टू एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स देन z इज ए स्टेट फंक्शन। सो अब देखो एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स स्टेट फंक्शन कब होगा, जब कर्ल x अपॉन कर्ल y किसके इक्वल हो, कर्ल x अपॉन कर्ल x किसके इक्वल हो, कर्ल y अपॉन कर्ल y, ये किसके, ये भी 1 है ये भी 1 है, सो दोनों इक्वल है, मीन्स स्टेट फंक्शन है। ओके इसमें देखो यू रिमेन्स कॉन्स्टेंट इन एवरी आइसोथर्मल प्रोसेस, आप देख के ही टिक लगा दोगे कि हाँ सही है कि आइसोथर्मल प्रोसेस है dt 0 होता है, सो du भी 0 हो गया, u कॉन्स्टेंट हो गया, आप इसे करोगे ना, बट नहीं, ये इन्होंने u रिमेन्स कॉन्स्टेंट इन एवरी आइसोथर्मल प्रोसेस, गैस तो मेंशन ही नहीं की, गैस तो मेंशन ही नहीं की। किस गैस में होता है आइडियल गैस में, मैंने आपको स्पेशली बताया था आइडियल गैस में ही क्या होता है आपके पास जो आपके पास होता है आइसोथर्मल में dt इज इक्वल टू 0 होता है, एंड जो du है वो सिर्फ और सिर्फ आइडियल गैसेस में ही 0 होता है, क्योंकि आइडियल गैसेस के लिए ही आपके पास जो du है वो किसके इक्वल होता है NCV/dt के इक्वल होता है।
ओके सो ये क्या हो गया फॉल्स, बिकॉज आपको गैस ही नहीं मेंशन कि आइडियल है कि रियल है। इन्होंने एवरी बोल दिया, मीन्स हर एक के लिए तो नहीं होता, अकेले आइडियल के लिए होता है। इफ़ Q इज इक्वल टू 0 देन द प्रोसेस मस्ट बी आइसोथर्मल। मैंने तो ऐसा बताया ही नहीं, आइसोथर्मल में हमने तो निकाला था। ओके सो आइसोथर्मल में Q 0 नहीं होता, ये भी गलत है। CV इज इंडिपेंडेंट ऑफ वॉल्यूम इन केस ऑफ आइडियल गैस। यस CV इज इंडिपेंडेंट ऑफ वॉल्यूम। CV होता ही क्या है, CV एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम होते हैं। सो वॉल्यूम के तो डिपेंड ही नहीं करेगी ना, क्योंकि देखो इसका मतलब क्या है, CV इज इंडिपेंडेंट ऑफ वॉल्यूम के कर्ल CV अपॉन कर्ल V इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। ये होता ही है क्योंकि CV क्या है, एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। अगर आप कॉन्स्टेंट वॉल्यूम तो हम कॉन्स्टेंट ही ले रहे हैं, अगर उसके विद रिस्पेक्ट टू आप डिफरेंशिएट करो तो वो तो 0 ही आएगा, क्योंकि वॉल्यूम तो कॉन्स्टेंट ही है। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, ये 7th क्वेश्चन सॉरी, इसमें देखो क्या है, इसमें आपको सिंपली कुछ नहीं करना, बस आपको वर्क डन निकालना है। बट वर्क डन की जो यूनिट्स हैं वो ध्यान में रखो। इन्होंने बोला है वर्क परफॉर्म्ड व्हेन 2 मोल ऑफ H2 एक्सपेंड आइसोथर्मली एंड रिवर्सिबली एट 25 डिग्री सेल्सियस फ्रॉम 15 लीटर टू 50 लीटर। आपने वर्क बताना है, बट वर्क की यूनिट्स क्या होनी चाहिए, कैलोरीज। जो आपके पास यहाँ से वर्क की यूनिट्स आएंगी, जो आप फॉर्मूला लगाते हो, W इज इक्वल टू -RT -2.303 RT log V2 अपॉन V1। V2 की वैल्यू क्या है 50, V1 की वैल्यू क्या है 15, R की वैल्यू पुट कर दोगे 8.314, T की वैल्यू पुट कर दोगे आप कितनी दी है 25 डिग्री सेल्सियस मीन्स 298 केल्विन। आप यहाँ से वैल्यू पुट करोगे, जो वर्क आएगा ना वो जूल्स में आएगा, वो किस में आएगा आपके पास, जूल्स में। ओके बट आपको चाहिए किस में, कैलोरीज में। सो यूनिट कन्वर्जन यहाँ पे काम आएगी, मैंने बताया था ना यूनिट कन्वर्जन हमेशा काम आएगी। जैसे देखो आपके पास R की वैल्यू क्या थी, 2 कैलोरी पर केल्विन पर मोल और 8.314 पर केल्विन, सॉरी यहाँ पे क्या आ जाएगा, जूल पर केल्विन पर मोल। ओके सो 2 कैलोरीज में मीन्स 8.314 जूल्स में कितने हैं, 2 कैलोरीज हैं। 8.314 अगर जूल है तो उसमें 2 कैलोरीज हैं, इसका मीनिंग यही है। अगर आपके पास यहाँ से जितना भी आंसर आया x जूल, सपोज यहाँ से आंसर आ रहा है आपका x, तो x जूल्स में कितनी कैलोरीज हो जाएंगी, 2 डिवाइडेड बाई 8.314 इंटू यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास x। सो वो आपके पास कैलोरीज में आंसर आ जाएगा। ओके सो आपने यूनिट्स का खास ध्यान रखना है, यूनिट्स क्या आएंगी, इसका जो आपके पास आंसर आ जाएगा वो आएगा -1436। ओके ए आंसर आ जाएगा, अगर आप कैलकुलेट करोगे कैलोरीज में तो आपका आंसर -1436 आ जाएगा। ओके सो आज हमने आइसोथर्मल, रिवर्सिबल आइसोथर्मल एंड इरिवर्सिबल आइसोथर्मल के बारे में देखा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए एंड मैक्सिमम शेयर कीजिए। थैंक यू।